Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello students, welcome to Major Kalshi online classes. This is Ajay Shukla, faculty of English language at Major Kalshi classes. Students, आज हम आपके सामने MNS का 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं और देखेंगे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. अब कोर्स इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होंगे. उन 50 क्वेश्चंस को हम देखेंगे और अगर इसी तरीके से प्रॉपर आपकी अप्रोच बनी रही तो आप सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस कीजिएगा घर में कि जिस टाइप के हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसी लेवल का और उसी टाइप का आप प्रश्न करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे. तो इसमें पहला है, आप जैसे कि बोर्ड में देख सकते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन है वो स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है. इसका मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन होगा जो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ABC. अगर आपको किसी भी प्रकार की गलती लगती है तो ABC की किस पार्ट में गलती है उसको फाइंड आउट करना है और अगर लगता है आपको सेंटेंस सही है तो आपका जो ऑप्शन होगा वो डी होना चाहिए. तो पहला क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर आई हैव रीड. अब यहाँ पे एक रूल होता है कि हम कहीं भी अगर वन ऑफ की बात करते हैं तो वन ऑफ के बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल में होना चाहिए. किसमें होगा? प्लूरल में होगा. तो इसका मतलब सेंटेंस सही होगा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स आई हैव रीड. ठीक, इसका मतलब ये सब वन ऑफ द बेस्ट राइटर है. जितने भी राइटर हमने पढ़ा है उनमें से ये भी एक बेहतर राइटर है. ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स का प्रयोग होगा. दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड हिम. अब यहाँ पे इफ की कंडीशन है तो ये रूल कहता है कि इफ से रिलेटेड अगर जो क्लॉज होता है, अगर इफ से रिलेटेड क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो दूसरे क्लॉज को हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके लिखते हैं. तो अगर यहाँ पे देखें करेक्ट क्या होना चाहिए, तो इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई विल हैव की जगह होगा आई वुड हैव. तो इसका मतलब गलती किस पार्ट में है? गलती सी में है, जहां पे विल का प्रयोग हुआ है, विल के स्थान पे वुड का प्रयोग होना चाहिए. तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर, जैसे ही उसने अपने अध्यापक को देखा, व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग. इसका मतलब त्यों ही वह कॉपी करना, नकल करना बंद कर दिया. अब यहाँ पे जो बात कर रहा है क्विक एक्शन की बात कर रहा है. तो हम लोगों ने देखा था कि हमें पता है कि नो सूनर जो होता है, नो सूनर अपने साथ पेयर के रूप में एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है. तो इसके साथ पेयर के रूप में हम हमेशा देन का यूज करते हैं. मतलब नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होगा. तो अब आप समझ गए होंगे कि गलती किस पार्ट में है. तो जहां पे व्हेन का यूज किया गया है वहां पे देन का प्रयोग होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. कह रहा है कि सी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर बेबी फॉर 2 आवर्स. इसका मतलब वह 2 घंटे से अपने बच्चे का देखभाल कर रही थी. बिफोर सी वॉज कॉल्ड बाई हिज हर मदर. इसका मतलब उसके जब तक वो उसके माँ के द्वारा उसको कॉल नहीं कर लिया जाता या पुकारा नहीं जाता. इसका मतलब यहाँ पे फॉर 2 आवर्स लिखा है, फॉर 2 आवर्स है. तो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं इसमें ड्यूरेशन के बारे में मेंशन किया गया है और ड्यूरेशन का यूज हमें पता है कि सिंस और फॉर का यूज हम सामान्य तरीके से जब भी हम करते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है. ऑफकोर्स कभी कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज करते हैं. अब यहाँ पे जो फॉर 2 आवर्स है तो क्लियर हो गया कि सेंटेंस में ड्यूरेशन के बारे में मेंशन है और ये जो दिया गया सेंटेंस है वो पास्ट से रिलेटेड है. तो इसलिए वॉज टेकिंग के स्थान पर हैड बीन टेकिंग केयर ऑफ का यूज होगा. तो गलती किस पार्ट में है? गलती ए में है. क्या गलती है? वॉज को हम रिप्लेस करके उसके स्थान पे हैड बीन का यूज करेंगे. नेक्स्ट की बात करते हैं. कह रहा है कि आइदर रवि और हिज फ्रेंड्स हैज़ रीच्ड देयर ऑन टाइम. इसका मतलब या तो रवि या उसके फ्रेंड वहां पर समय पर पहुंच चुके हैं. तो ये रूल क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि अगर आइदर और हो, आइदर के साथ हम जब भी और का यूज करते हैं तो इसके साथ जो वर्ब आती है हमेशा और के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग होना
चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब। तो हमें पता है कि यहाँ पे लिखा है हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल में है, तो इसका मतलब हैज़ के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो कह रहा है चूज द करेक्टली, ठीक है, स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे बेसिकली ये बात कर रहा है, मिस स्पेल्ड की बात कर रहा है, तो इसमें आपको चेक करना है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा उचित विकल्प होना चाहिए। तो जैसा कि पहला है सजेशन, सजेशन में कभी भी जे का यूज नहीं करते हैं, और दूसरा ऑप्शन है SUGESTION, सजेशन में डबल जी होता है, तो पहला और दूसरा तो हो नहीं सकता। और लास्ट में देखें सजेशन में TION लास्ट में होता है, तो यहाँ पे डी वाला भी नहीं होगा, तो इसका सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन सी माना जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ट्रैंक्विलिटी होता है, तो ट्रैंक्विलिटी में TRA से शुरुआत होगा, तो पहला आपको लीव कर देना होगा। दूसरा जो दिया गया है ट्रैंक्विलिटी, तो LY नहीं होता है, डबल LITY होता है, तो इसका मतलब पहला और दूसरा नहीं होगा। और लास्ट में ट्रैंक्विलिटी अगर देखें तीसरे नंबर में, तो ऑप्शन इसका भी सी ही सही माना जाएगा, क्योंकि डबल LITY होता है, ना कि LITEE होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही माना जाएगा, सी होगा। उसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो लिखा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑफ कोर्स ये भी उसी की बात कर रहा है, तो इसमें अनफॉरगेटेबल, अब फॉरगेट होता है, अब फॉरगेट में हम क्या करते हैं, डबल टी कर देते, जैसे ही एबल जोड़ना होता है हमें, तो उसमें हम क्या डबल टी कर देते हैं, ठीक, तो क्या बन जाता है अनफॉरगेटेबल। क्योंकि अब यहाँ पे अगर देखो तो सही जो विकल्प है वो ऑप्शन डी है, अनफॉरगेट है, और उसमें TABLE हो, इसका मतलब फॉरगेट में फिर अलग से हम टेबल जोड़ देते हैं, तो बन जाता है अनफॉरगेटेबल। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब वैक्यूम है, वैक्यूम निर्वात की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वैक्यूम में अक्सर कंफ्यूजन होती है कि डबल U होगा कि डबल C होगा। तो एक चीज ध्यान देना कि C नहीं होता बल्कि डबल U का प्रयोग होता है, तो ऐसा कौन सा विकल्प है, तो हमें पता है कि ऑप्शन सी जो दिया है VACWM वही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। वैरायटी होता है, तो वैरायटी की शुरुआत हम VA से करते हैं, फिर R के तुरंत बाद E, फिर TY होता है, इसका मतलब VARIETY वही विकल्प होगा। तो आप देखो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन 10 का ऑप्शन सी है, जिसमें VARIETY का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड। इसका मतलब ये है कि करेक्ट वर्ड को आपको फिलर्स की बात कर रहा है, तो इसमें आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन कह रहा है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। इसका मतलब परीक्षा में मैं अपनी सक्सेस के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब आत्मनिर्भर से, आत्मविश्वास से भरा हूँ, क्योंकि आई एम पुटिंग डैश वेरी हार्ड लेबर दीज डेज। अब देखना ये यहाँ पे पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट इन, ये नन ऑफ दिस ऑप्शन दिया गया है। तो अब देखना पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, अब सेंटेंस में पहनने का तो कोई अर्थ दे नहीं रहा है। अब पुट ऑफ का मतलब होता है या तो स्थगित कर देना या फिर उतारना, ये भी नहीं हो सकता है। और पुट इन का अगर देखा जाए, इसका मतलब होता है प्लेस समथिंग इनटू अनदर थिंग। इसका मतलब है कि किसी चीज को किसी अन्य चीज में लगा देना। अब यहाँ पे क्या है, सफलता पाने के लिए वो क्या कर रहा है, हार्ड लेबर कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ये सही विकल्प कौन सा होगा, ऑप्शन सी माना जाएगा। तो हो जाएगा बिकॉज आई एम पुटिंग इन वेरी हार्ड लेबर दीज डेज, तो ऑप्शन इसका सी होगा। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दे वर हॉरिफाइड डैश द साइट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एट द साइट होता है, क्या होता है, एट द साइट होता है, और जिसका अर्थ ये होता है कि अपॉन सीइंग। इसका मतलब ये है कि दृश्य को देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो गया, तो यहाँ होगा दे वर हॉरिफाइड एट द साइट। तो अपॉन सीइंग का सेंस देगा और इसका अर्थ होगा दृश्य को देख करके। फिर दिया है कि रमेश हु डाइड यस्टरडे वॉज डैश देन हिज फ्रेंड। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे देन लगा है, तो यहाँ इसका मतलब ओल्डेस्ट तो हो नहीं सकता। अब इल्डर और ओल्डर में हमें डिफरेंस देखना है।
इल्डर और इल्डेस्ट जो होता है वो एक ही परिवार के या खास तौर पे खून के रिश्तों के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसको छोड़ के अगर देखा जाए तो ओल्डर जो होता है वो किसी भी यानी पर्सन के लिए भी आप यूज कर सकते हो या किसी अन्य वस्तु के लिए भी आप यूज कर सकते हो, निर्जीव के लिए। और इल्डर का प्रयोग खास तौर पे घर के सदस्य, परिवार के सदस्यों के लिए होता है। तो कहीं भी अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस से फ्रेंड की बात की जा रही है, तो इस सदस्य नहीं है घर का, तो ऐसी स्थिति में सही विकल्प ए माना जाएगा। तो क्या होगा इसका, रमेश हु डाइड यस्टरडे, रमेश जिसकी कल मृत्यु हुई, वॉज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र से क्या था, ज़्यादा उम्र का था। फिर ही वॉज सीनियर डैश मी बाई 5 years। अब यहाँ पे देखो सामान्य तरीके से इंग्लिश में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे जूनियर, सीनियर, प्रियर, ओके, इन्फीरियर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि देन के स्थान पर प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो इसलिए सी और बी नहीं होगा, विकल्प ए सही माना जाएगा। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ए माना जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ही वॉज सीनियर टू मी बाई 5 years। इसका मतलब वो मुझसे 5 वर्ष बड़ा था। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है वेट फॉर अजय एंड डैश। तो हमें पता है कि मेन वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग होने वाला जो भी प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। तो पहला और दूसरा जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, तो तीसरा नंबर यानी सी जो विकल्प है वो ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन सी माना जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर प्रीपोजिशन हो या मेन वर्ब के बाद वाला जो प्रीपोजिशन या मेन वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन यूज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि डैश वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब देखिए वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ यानी पानी जो होता है जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब हमें पता है कि मटेरियल नाउन, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है। तो इन जनरल सामान्य तरीके से हम मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो इस सेंटेंस में नन ऑफ दीज का विकल्प होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ही वॉज डैश टायर्ड। अब देखो क्वाइट है, टू है, ओके, और वेरी है। आप ये कहना चाहते हो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। तो सामान्य तरीके से तो वेरी के साथ हम पार्टिसिपल का यूज नहीं करते, लेकिन कुछ इंग्लिश ग्रामर में शब्द होते हैं जो हमेशा अपने साथ पार्टिसिपल लेके आते हैं, जैसे वेरी टायर्ड हो गया, वेरी डिराइटेड हो गया, उसी तरीके से वेरी बोर्ड हो गया, वेरी डिजेक्टेड हो गया। तो ये पार्टिसिपल के फॉर्म में, इसका मतलब ये कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम इनका यूज कर लेंगे, मतलब इन पार्टिसिपल के साथ वेरी का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो वेरी टायर्ड होगा। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो लिखा है स्विच ऑफ डैश लाइट। अब आप किस लाइट की बात कर रहे हो, इसका मतलब आपको पता है। तो जब कोई चीज पता होती है तो डेफिनेट फॉर्म में होती है, तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्विच ऑफ द लाइट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 है द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज अफ्रेड डैश द डॉग। अफ्रेड अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। कहीं भी अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन की प्रयोग करने की बात किया जाए तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा। तो करेक्ट होगा ऑप्शन जो होगा करेक्ट डी माना जाएगा। तो सी टोल्ड, इसका मतलब द गर्ल टोल्ड हर मदर, लड़की ने अपनी माँ से कहा कि सी वॉज अफ्रेड ऑफ द डॉग, इसका मतलब वो डॉग से भयभीत थी, डरी हुई थी। फिर द डॉग स्प्रैंग डैश द टेबल। अब स्प्रिंग का मतलब होता है छलांग लगा देना, अचानक जो है जंप कर देना, तो उसी को हम स्प्रिंग है। तो पास्ट फॉर्म में जो लिखा गया है स्प्रैंग है। तो कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए टेबल पे छलांग लगाने की, तो रूल होता है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी अन्य के सरफेस पर जाता है, सतह पर मूव करते हुए जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन अपॉन का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी माना जाएगा। तो द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल। ठीक, इसका मतलब कुत्ता जो है टेबल पर छलांग लगा दिया। नेक्स्ट है सी है चेंज अलॉट डैश आई स हर लास्ट। इसका मतलब जब से मैंने उसको देखा वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अब ये रूल कहता है कि अगर सेंटेंस के बीच में सिंस का प्रयोग हुआ हो तो सिंस के पहले वाले क्लॉज को हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और बाद वाले क्लॉज को हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो इसका मतलब व्हेन और बिकॉज और बिफोर का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। तो विकल्प ए सही माना जाएगा। 22 की बात करते हैं, सी बिहेव्स डैश यूर माई मदर।
इसका मतलब वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे वो मेरी माँ हो। तो इसका मतलब रियल आप बात नहीं कर रहे हो, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की बात कर रहे हो। तो जब हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस की बात की जाती है तो मानो या जैसे का सेंस देने के लिए एज इफ या एज दो का यूज करते हैं, और ऐसी स्थिति में एज इफ या एज दो के बाद वाला जो भी क्लॉज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही स्थितियों में हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अगर सही विकल्प की चुनाव की बात करें तो विकल्प बी सही माना जाएगा, जिसका अर्थ होगा मानो या जैसे के सेंस में। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट लिखा है जया, शालिनी एंड कुसुम आर गुड स्कॉलर्स। इसका मतलब जया, शालिनी और कुसुम अच्छे स्कॉलर्स हैं, बट द फॉर्मर इज बेटर देन द लास्ट। अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्मर और लेटर है, इसका यूज दो के लिए होता है। तो पहले के लिए हम फॉर्मर का यूज करते हैं, दूसरे के लिए हम लेटर का यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट और लास्ट का यूज करते हैं। तो पहले के लिए हम फर्स्ट का यूज करते हैं और अंत वाले के लिए हम लास्ट का यूज करते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जया, शालिनी और कुसुम है, दो से अधिक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो विकल्प होगा वो बी माना जाएगा, तो फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी माना जाएगा। फिर कह रहा है यू कैन डू नथिंग विदाउट एन एक्सपीरियंस। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यहाँ पे अ एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के साथ एन यूज होता है, ना कि ए यूज होगा। द एक्सपीरियंस्ड, अब यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस्ड है और हमें पता है एक्सपीरियंस्ड नहीं, एक्सपीरियंस नाउन की आवश्यकता है। तो हम आर्टिकल की जब भी यूज करते हैं तो आर्टिकल क्या नाउन के साथ यूज होता है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड यूज किया गया है जो कि नाउन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नो इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो ऑप्शन डी माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, हिज नेम विल बी रिटन इन द एनल्स ऑफ द हिस्ट्री। इसका मतलब यह है कि जो इतिहास के जो वर्ष वृतांत होंगे उसमें इसके नाम दर्ज किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो अगर एनल देखें और एनल, तो इसमें पहला और दूसरा नहीं होगा, जो ऑप्शन माना जाएगा डी माना जाएगा। नो इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। एनल्स अपने आप में वार्षिक वृतांत का अर्थ देता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लिखा है चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। इसका मतलब यहाँ पे इडियम फ्रेज की बात कर रहा है, तो आपको शब्द दिया होगा, उसके सही अर्थ को पकड़ना होगा और बताना होगा। अब कह रहा है फ्लिंग अवे। फ्लिंग अवे का मतलब क्या होता है? फ्लिंग अवे का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ से छुटकारा अगर पाना चाहते हो, यूजलेस से या अनवांटेड चीज़ है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो विकल्प से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पहला दिया है टू हैव एन अफेयर, कोई मामला होना या कोई विशेष मामला होना, तो यहाँ पे ये सेंस नहीं दे रहा है। अब टू फ्लेयर अप, ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अचानक जो है क्रोधित हो जाए, अचानक बहुत ही हिंसात्मक हो जाए, तो ऐसी स्थिति को टू फ्लेयर अप बोलते हैं। टू थ्रो असाइड वायलेंटली, इसका मतलब ये है कि टू गेट रिड ऑफ एज यूजुअल और अनवांटेड। तो इस ईडियम का या फ्रेज का यही सही विकल्प माना जाएगा। तो सही विकल्प सी होगा, क्योंकि टू स्विंग का मतलब झूलना होता है, तो झूलने का अर्थ नहीं देगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं विंक एट। विंक एट, तो इसका मतलब ये होता है टू प्रिटेंड दैट यू हैव नॉट नोटिस समथिंग और टू डू नॉट नो अबाउट इट। इसका मतलब दिखावा करने के सेंस में। अगर इसका मतलब अनदेखा करने के जब हम सेंस में यूज करेंगे, ढोंग करना या प्रिटेंड करने के सेंस में यूज करेंगे, तो ऐसी स्थिति में टू टीज समबडी, किसी को चिढ़ाना, टू लाइक समवन, किसी को पसंद करना, टू प्रिटेंड नॉट टू सी, यही होगा कि आप दिखावा करना कि आप नहीं देखते हो। टू स्टेयर एट, इसका मतलब एकटक देखना, तो इसका सही विकल्प जो होगा 27 का सी माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट का है टू गिव अ पर्सन दैट कोल्ड सोल्जर। कोल्ड सोल्जर का मतलब ये है कि रूखा व्यवहार करना, किसी के साथ आप रूखा व्यवहार करते हो, तो टू कोल्ड यहाँ पे होता है टू गिव अ पर्सन द कोल्ड सोल्जर। ठीक, तो अब टू ऑफर समवन आइसक्रीम, किसी व्यक्ति को आइसक्रीम ऑफर करना, नहीं। टू बी हम्बल, विनम्र होना, नहीं। टू थ्रीटन, यानी भयभीत करना, डराना, और लास्ट में टू ट्रीट कोडली, बहुत ही रुष्ट तरीके से रूखा व्यवहार करना। तो इसका जो सही विकल्प होगा 28 का डी माना जाएगा।
इसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं, टू फेदर वंस नेस्ट। इसका मतलब होता है अपनी मुख्य रूप से कोई अवसर का लाभ उठा करके अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। आप किसी भी पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की स्थिति हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी पा करके उसका आप खुद के लिए पर्सनली लाभ उठाते हो, तो इसी को बोला जाता है टू फेदर वंस नेस्ट। अब टू बिल्ड वंस हाउस, अपना घर बनाना, ये विकल्प नहीं होगा। टू इनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स, इसका मतलब अपने आप को समृद्ध बना लेना जैसी अपॉर्चुनिटी आती है। बिल्कुल ऑप्शन इसका बी सही होगा, क्योंकि सी अगर देखें टू हार्बर इल फीलिंग्स, इसका मतलब ये है रिसेंटमेंट या एंगर या क्रोध की स्थिति जो होती है उसी को हम बोलते हैं टू हार्बर इल फीलिंग्स। और लास्ट में लिखा है टू एक्वायर समथिंग इन अबंडेंस, किसी चीज़ को बहुतायत में, बहुत अधिकांश में प्राप्त कर लेना। तो सही जो विकल्प होगा ऑप्शन बी माना जाएगा, जिसका अर्थ है टू इनरिच वन सेल्फ इन अपॉर्चुनिटी नॉक्स, जब भी अवसर पाओ तो अपने आप को समृद्ध बना लो। फिर टू टॉक शॉप, इसका मतलब है अपनी कारोबारी बातें करना। अगर आप बोलते हो टू टॉक शॉप, तो कारोबारी यानी कामकाज की बात करना, एम्प्लॉयमेंट या अपने रोजगार से संबंधित बात करना। तो पहला दिया है टू टॉक अलॉट, बहुत सारी बात करना, ये विकल्प नहीं होगा। टू यूज फ्रेजेस पेक्युलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, विशेष प्रकार के शब्दों का यूज करना, किसके लिए? वंस एम्प्लॉयमेंट, अपने रोजगार के लिए। यही विकल्प इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे टू लाइक टू शॉप, इसका मतलब शॉपिंग पसंद करना, या फिर टू लाई, झूठा बोलना। तो सही विकल्प की अगर हम चुनाव करें तो इसका सही विकल्प भी माना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू गिवन इन कैपिटल लेटर वर्ड। इसका मतलब ये सिनोनिम्स की बात कर रहा है, आपको पर्टिकुलर एक कैपिटल लेटर में वर्ड दिया है और जिसका नियरेस्ट मीनिंग आपको फाइंड आउट करना होगा। पहला दिया है कि लुडिक्रस, इसका मतलब होता है बेढंगा या बेतुका, और इसका पहला ही विकल्प दिया है एब्सर्ड। एब्सर्ड का भी मतलब होता है बेतुका। फिर भी हम सभी विकल्पों को देख लेते हैं, क्लियर, स्पष्ट, सिंपल, आसान, डिसमल, निराशाजनक। तो सही विकल्प में से देखें तो ऑप्शन ए सही माना जाएगा। इसका मतलब लुडिक्रस का जो सही विकल्प होगा वो एब्सर्ड माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ओमिट। ओमिट का मतलब छोड़ना या लोप कर देना। रेक्लुस का मतलब होता है एकांतवासी, एकांत अगर कोई व्यक्ति रहता है तो रिक्लूजन कहलाता है। नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना या अवहेलना करना। मिस्टेक, गलती, और डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना है, तबाह करना। अब अगर सही विकल्पों में से चुनाव करें तो ओमिट छोड़ना, और नेग्लेक्ट का मतलब उपेक्षा करना या अवहेलना करना। चूंकि रिक्लूस, मिस्टेक और डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता, तो ओमिट का सही ऑप्शन क्या होगा? नेग्लेक्ट होगा। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब होता है सम्मान करना। विश, कामना करना। कांग्रेचुलेट, बधाई देना। कमेंट, टिप्पणी करना। अवार्ड, पुरस्कृत करना। अब इन सही विकल्पों में देखें तो सम्मान करना, किस तरीके से? पुरस्कार देकर सम्मान करना। तो अगर कांग्रेचुलेट देखें या कमेंट या विश, तो ये किसी भी तरीके से इसका सिनोनिम्स नहीं हो सकता। तो एक्कोलेड का अगर सही सिनोनिम्स की बात किया जाए तो इसमें अवार्ड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब इसमें भी दिया है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब है कम करना। रिलीव का मतलब होता है भार मुक्त करना या कम करना या राहत देना। तो ब्लेंड मिश्रण होता है। डिफेंड का मतलब प्रतिरक्षा होता है, और कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित। तो इन दिए गए विकल्पों में से अगर सही विकल्पों की चुनाव करें तो मिटिगेट का सही ऑप्शन जो सही सिनोनिम्स होगा रिलीव होगा, भारमुक्त होगा, या कम होना, कम करना, राहत देने के सेंस में यूज करोगे तो ऐसी स्थिति में विकल्प ए सही माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब दिया है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम की बात की जा रही है, तो इसका क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। तो रिजल्ट का भी मतलब ही परिणाम होता है, तो इसका भी सही विकल्प ए माना जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है वो निष्कर्ष होता है, डिफिकल्टीज जो होती है परेशानी होती है, और एप्लीकेशन जो होता है वो प्रयोग पर आधारित होता है या प्रयोग होता है। तो इन दिए गए विकल्पों में से अगर हम सही विकल्प की चुनाव करें तो विकल्प ए सही माना जाएगा। अब आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज नियरेस्ट अपोजिट टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। अब यहाँ पे एंटोनिम्स की बात कर रहा है, अभी तक सिनोनिम्स था, अब एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द की बात कर रहा है। तो शब्द क्या दिया है? फॉर्टुइटस। इसका मतलब होता है आकस्मिक, इसका मतलब जो सडन हो जाए उसी को आकस्मिक बोलते हैं। अब अनडिफेंडेड, अब डिफेंड का मतलब रक्षा होता है, अनडिफेंडेड इसका मतलब अप्रतिरक्षित, अरक्षित होता है।
ग्रेटुइटस का मतलब होता है अकारण, यानी सेकंड विकल्प जो दिया है, मुफ्त, फालतू या अनावश्यक। अब डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ। अब आप देखो कोई चीज अचानक हो रही है तो इसका मतलब सडन हो रही, कोई चीज जानबूझ कर रहे हो तो इसका मतलब, अगर अपोजिट की बात करते हैं तो आकस्मिक का अपोजिट क्या होगा, जानबूझकर होगा। तो सही विकल्प होगा डेलिब्रेट, क्योंकि इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है निधन या कंगाल, जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो व्यक्ति इम्प्रोवाइज्ड पर्सन कहलाता है। तो इम्पावराइज्ड जो होगा वो निधन या कंगाल का अर्थ होता है, जहाँ की यहाँ आकस्मिक का हमें विलोम ढूंढना है तो इसका डेलिब्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, अगर आरोप मुक्त कर देना है, दोष मुक्त कर देना। तो एडमिट का मतलब स्वीकार करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और रिलीज का मतलब छोड़ देना, तो ये भी नहीं होगा। और कॉन्विक्ट जो होता है दोषी ठहराना, किसी व्यक्ति को आप दोषी ठहराते हो तो कॉन्विक्ट कहलाएगा। तो आप कॉन्विक्ट जो कॉन्विक्शन होता है तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्विक्ट है दोषी ठहराना। तो एक तरफ है आरोप मुक्त करना, एक तरफ है दोषी ठहराना। तो एक्सोनरेट का सही विकल्प क्या होगा, कॉन्विक्ट होगा। और रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना, तो सही विकल्प इसका क्या होगा, विकल्प सी सही माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ड्रोल का मतलब होता है हंसी उड़ाना या मजाक करना। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, तो क्या मजाक करना और इसका फॉरगेट भूलना इसका अपोजिट होगा, नहीं होगा। चार्म, आकर्षण। सीडेट का मतलब होता है शांत, एक हंसी उड़ाता है, एक बहुत शांत रहता है, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, जस्ट अपोजिट की बात कर रहा है। एक हंसी या मजाक करना या हंसी उड़ाना, और एक होता है शांत रहना, ये शांत होता है। तो ऐसी स्थिति में ड्रोल का अगर सही विकल्प की बात किया जाए सही अपोजिट की, तो सीडेट होगा, क्योंकि एब्सर्ड भी बेतुका या बेढंगा सी बात हो रहा है। नेक्स्ट सैलिएंट का, सैलिएंट का मतलब जैसे आप बोलते हैं सैलिएंट फीचर, इसका मतलब प्रमुख विशेषताएं क्या है, प्रमुख फीचर्स क्या हैं। तो सैलिएंट का मतलब मुख्य होता है। चीफ का मतलब भी प्रमुख होता है। इनसिग्निफिकेंट, एक होता है सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, और एक इनसिग्निफिकेंट अमहत्वपूर्ण यानी महत्वहीन की बात की जा रही है। तो मुख्य का उल्टा क्या होगा, महत्वहीन होगा। तो सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन बी माना जाएगा, क्योंकि लेंड का मतलब उधार देना होता है और सुपर नेचुरल का मतलब अलौकिक होता है। तो इसमें अपोजिट हमें ढूंढना है, तो प्रमुख का या मुख्य का उल्टा क्या होगा, महत्वहीन हो जाएगा। डेक्स्टरस का मतलब होता है कुशल या निपुण, जो डेक्स्चर होता है आप बोलते हो डेक्स्ट्रस, तो इसका मतलब कुशल या निपुण। अब इसी का जस्ट हमें उल्टा ढूंढना है। तो करेजियस साहसी होता है, बिल्कुल नहीं होगा। डम, गूंगा। अब क्लमसी का मतलब होता है अदक्ष या फिर अनाड़ी जिसे बोलते हो। तो अनाड़ी कौन होता है, जैसे आप कोई व्यक्ति को किसी फील्ड में नॉलेज नहीं होता है तो अनाड़ी या अदक्ष कहलाता है। तो अगर डेक्स्ट्रस का हम सही विकल्प की चुनाव करें तो इसका क्लमसी ही माना जाएगा, क्योंकि इम्पटी का मतलब खाली होता है, तो वो विकल्प हो नहीं सकता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका मतलब एक स्टेटमेंट होगा, उसको एक शब्द में आपको देना होगा आंसर। तो कह रहा है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। तो पहला है पॉलीग्लॉट, जिसका मतलब होता है बहुभाषी। टॉकटिव, बातूनी, जो बहुत बातें करता हो। नेक्स्ट इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर का मतलब होता है व्याख्याकार। तो इसका सही विकल्प अगर देखें तो पॉलीग्लॉट होगा, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है वो पॉलीग्लॉट कहलाता है। नेक्स्ट है हैविंग एन इविल रेपुटेशन, इसका मतलब है कि बहुत बुराई भरी ख्याति हो। तो आप क्या बोलोगे, एंटी सोशल, असामाजिक, यानी अगर जो समाज के विरुद्ध हो तो असामाजिक कहलाएगा। क्रिमिनल, अपराधी। फेमस, ख्यात या विख्यात। नोटोरियस का मतलब कुख्यात होता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए इविल रेपुटेशन का अगर सेंस देखा जाए तो इविल रेपुटेशन का मतलब है कि जिसकी बुराइयों भरी ख्याति हो समाज में, तो उसको इविल रेपुटेशन बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में नोटोरियस का विकल्प सही माना जाएगा। तो हैविंग एन इविल रेपुटेशन, इसका एक शब्द में जो जवाब होगा वो कुख्यात माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर। इसका मतलब अगर जैसे कोई व्यक्ति है या कोई और चीज है उसके समकालीन स्थिति में कोई रहती है तो उसी को पूछ रहा है कि एक शब्दों में क्या बोलते हैं। तो इमिग्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो इमिग्रेंट का मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में परमानेंटली रहने के लिए चला जाता है तो उसको इमिग्रेंट कहलाता है। तो ये तो हो नहीं सकता। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालिक, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालिक। तो इसका एक शब्द में जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी माना जाएगा।
कलीग जो होता है सहयोगी या सहकर्मी होते हैं, कॉमरेड जो होते हैं वो मित्र या सखा की बात कर रहा है, तो यहाँ समकालिक की बात हो रही है तो ऑप्शन बी माना जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करें 44 में कह रहा है अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, ऐसा व्यक्ति जो लापरवाही पूर्वक धन खर्च करता है उसी को क्या कहते हैं। तो फ्रगल का मतलब होता है किफ़ायती या मितव्ययी, इसका मतलब जो सोच समझ के पैसा खर्च करता है। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। तो क्रोमोडिजियन का मतलब होता है कंजूस और स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है अपव्ययी। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे पैसे को खर्च करता है वो स्पेंड थ्रिफ्ट कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका सही जो चुनाव होगा वो स्पेंड थ्रिफ्ट माना जाएगा, अपव्ययी होगा, क्योंकि स्टिंगी का मतलब भी कंजूस होता है। तो इन चारों विकल्पों में से उचित ऑप्शन सी माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। आई थिंक ये बहुत ही आसान है, इसको पता है कि विडो बोलते हैं विधवा। फिलहाल चारों विकल्प को हम देख लेते हैं। विडोवर का मतलब विधुर जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो। ग्रास विडो का मतलब होता है कि ऐसा जिसका पति बहुत समय से दूर हो उसको ग्रास विडो बोलते हैं। और कॉकेट का मतलब होता है नखरेबाज महिला के सेंस में यूज किया जाता है, कॉकेट का यूज करते हैं। तो हम सही विकल्प की चुनाव करें तो ऑप्शन ए माना जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। इसका मतलब है कि इसमें आपको दिए गए शब्दों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है अब ये कैसे आप फिलअप करोगे, वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस है द पुलिस हैड टू यूज टीयर गैस। इसका मतलब पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा इन ऑर्डर टू डैश द मोब। डिसबर्स का मतलब होता है भुगतान करना, तो भुगतान करने के लिए तो आंसू गैस का प्रयोग होगा नहीं। डिस्ट्रीब्यूट बांटना होता है, डिस्टर्ब बाधित करने के लिए, और डिस्पर्स का मतलब तितर बितर या बिखेरने के लिए। अक्सर आप देखते हो जब भीड़ होती है, कहीं पे दंगा होता है या भीड़ की स्थिति बन जाती है, तो आंसू गैस का जब प्रयोग होता है कि लोग तितर बितर होकर के इधर उधर भागने लगे तो डिस्पर्स कहलाता है। जैसे आप कोई चीज़ छितरा देते हो तो उसको डिस्पर्सन बोलते हो ना, बिखलाओ या छितराओ। तो इसका सही विकल्प देखा जाए यानी पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए किसका यूज करना पड़ा, आंसू गैस का यूज करना पड़ा। तो ऑप्शन डी सही माना जाएगा। फिर अगर बात करते हैं द एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव्स वर ट्राइंग टू डैश अ न्यू काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब एडवर्टाइजिंग जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो कोशिश कर रहे थे एक किस लिए, एक नए प्रकार की एडवर्टाइजिंग का। क्या करने के लिए, डिवॉल्व का मतलब सौंपने के लिए। वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग तो ये होगा नहीं। इवॉल्व का मतलब विकसित करना। बिल्कुल, जो एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव्स थे वो एक नई प्रकार की एडवर्टाइजिंग को विकसित कर रहे थे। तो इवॉल्व का मतलब विकसित होता है, रिवॉल्व का मतलब घूमना होता है, और सॉल्व का मतलब होगा हल करना। तो दिए गए विकल्पों में से अगर सही विकल्प का चुनाव करें तो ऑप्शन बी माना जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कॉल किया, बुलाया, ठीक है, प्रेसिडेंट टुडे टू डैश हिम विद द करेंट प्रॉब्लम फेसिंग द कंट्री। अब यहाँ पे किसके लिए, प्रशंसा करने के लिए, जो देश में करंट प्रॉब्लम्स हैं, जो देश हमारा सामना कर रहा है करंट प्रॉब्लम्स को, उसके लिए प्रशंसा करने के लिए। तो पहला तो होगा नहीं प्रेज, दूसरा ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका भी मतलब होता है प्रशंसा करना। बल्कि किसके लिए बुलाया, अप्रेज, यहाँ पे जो यूज होगा अप्राइज होगा, सूचित करने के लिए, बताने के लिए। क्योंकि डी अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज को मूल्यांकित करते हो तो अप्रेज कहलाता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति को किस लिए बुलाया या किस लिए बताया, यहाँ किस लिए बुलाया, बताने के लिए, सूचित करने के लिए। तो 48 नंबर का सी सही माना जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। कह रहा है श्याम आस्क्ड हिज फ्रेंड फॉर सम डैश। अब यहाँ पे हेल्प की बात कर रहा है, किस प्रकार की मदद, मॉनिटरिंग, जांच या निगरानी की मदद, नहीं, मॉनिटरी। अब मॉनिटरी का मतलब होता है सर्विंग एज वार्निंग। इसका मतलब किसी व्यक्ति को चेतावनी देना या सर्व करना चेतावनी के रूप में। तो ऐसी स्थिति में मॉनिटरी। तो पहला और दूसरा नहीं होगा।
अब मनी अपने आप में नाउन है, कहीं ना कहीं हेल्प की के लिए हम विशेषता बताने वाले शब्द का यूज़ करेंगे, तो यहाँ ऐसे शब्द का यूज करो जो इसको क्वालिफाई करने का काम करे। तो यहाँ पे देखा जाए तो मनी हेल्प नहीं होता बल्कि मॉनेटरी हेल्प होता है। ऐसी मदद जो पैसे से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, उसी को हम मॉनेटरी हेल्प बोलते हैं। तो विकल्प कौन सा होगा? 49 का डी माना जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सन आस्क्ड फॉर हिज पेरेंट्स, द सन आस्क्ड फॉर हिज पेरेंट्स डैश फॉर द मैरिज। अब देखो ACCSSENT ये कोई शब्द नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब अगर यहाँ पे देखा जाए प्रोनाउंसिएशन इनका सेम, एसेंट एसेंट एसेंट। बी नंबर जो एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई या उठान। अब अगर देखें वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग तो एसेंट तो होगा नहीं, यानी बी नंबर। और ACCENT का मतलब होता है कि जब आप बोलते हो, आप आवाज़ का उतार चढ़ाव जो होता है, बोलते हो इसकी एसेंट क्या है, सही नहीं है, एसेंट आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है वो सही नहीं है, स्वर का उतार चढ़ाव सही नहीं है, तो ये स्वर के सेंस में है। और जबकि एसेंट ASSENT का मतलब होता है स्वीकृति या सहमति। तो यहाँ पे क्या है? द सन आस्क्ड फॉर हिज पेरेंट्स एसेंट फॉर द मैरिज। इसका मतलब ये है कि मैरिज के लिए उसने क्या किया? पुत्र ने अपने पेरेंट्स की सहमति के लिए कहा या सहमति मांगी। तो अगर सही विकल्पों में सूचित चुनाव की बात करें तो ऑप्शन डी माना जाएगा। तो ये आपके MNS के इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस का हमने सोल्यूशन दिया। आप कोशिश करिएगा कि घर में इसी तरीके के प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, पूछे जाएंगे। और आप अगर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस आप करते हो तो निश्चित रूप से इंग्लिश में आप सफल हो जाओगे और आप निश्चित रूप से MNS में क्वालिफाई होगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही बोल रहे थे? सही बताओ। नहीं सही बोल रही है? Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.